इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में अध्याय 10 प्रकाश, उसका परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रकाश एक भौतिकी विषय का चैप्टर है। विज्ञान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो अभी आपने पहले के वीडियो में रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भौतिकी का एक चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम पदार्थों को देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक प्रकाश है और आप कृत्रिम प्रकाश का भी उपयोग करते हैं। रात में ट्यूबलाइट बल्ब जलाते हैं। अब हम प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कई वैज्ञानिक प्रकाश को तरंगों के रूप में भी मानते हैं, कई कणों के रूप में भी मानते हैं। अभी क्लियर नहीं है कि इसलिए उसका पूरा समन्वय रूप प्रकाश तरंगों के रूप में भी है और कणों के रूप में भी है। इस प्रकार हम प्रकाश में ये ऊर्जा का एक रूप है और कणों और तरंगों दोनों का सम्मिलित रूप मानते हुए प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश की उपस्थिति से ही हम पदार्थों को, वस्तुओं को देख पाते हैं और हम दैनिक जीवन में देखते भी हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। आप देखते हो ना, छाया बनती है, तो ये एक विवर्तन का गुण है प्रकाश का। और प्रकाश बहुत सारी किरणें हैं, पूरे में फैला हुआ रहता है, लेकिन हम जब इसको पढ़ाई करते समय, अध्ययन करते समय हमें उसके बारे में पढ़ाना है, तो प्रकाश के एक सरल रेखी पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। बहुत सारी घटनाएं हैं प्रकाश की। इंद्रधनुष का बनना आपने देखा होगा। प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब कोई भी प्रकाश की किरण चमकदार और समतल सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो हम इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। आप रोज आईना देखते हैं जो कि समतल दर्पण है, उसमें भी कौन सी घटना हो रही है? प्रकाश के परावर्तन की। ये एक आप एक चित्र के द्वारा देखेंगे, ये एक समतल दर्पण है MN। यहाँ पर समतल दर्पण में एक और हमने पॉलिश कर दिया है, आप देख रहे हो ना। तो जिस ओर हमने पॉलिश किया है वहां से आपको दिखाई नहीं देगा, वो अपारदर्शी सतह है। और दूसरी ओर से हमें आपका जो भी वस्तु उसके सामने रखी हुई है उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे हम रोज आईना देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं हम बिंब हैं, और जो आईने में जो हमारा बन रहा है वो प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम हैं। तो इस चित्र के द्वारा हम दोनों नियमों को समझेंगे। एक किरण है, ए से जाकर टकराती है O बिंदु पर। आप ये देख रहे हो ना, ये किरण टकरा रही है O बिंदु पर और ये आगे नहीं जाती और यहीं से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जो टकराती है जो किरण, उसको कहेंगे आपतित किरण। और जहाँ जिस बिंदु से टकराती है, ये देखिए ये बिंदु, इसको बोलेंगे O आपतन बिंदु। ये यहाँ पर है और यहाँ से टकराकर लौट रही है, ये है परावर्तित किरण। O बिंदु से हमने एक लंब खींचा है जो कि सतह से 90 अंश का कोण बनाएगा, OP। ये है अभिलंब। इस प्रकार ये किरण टकरा रही है तो इसको हम तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यदि आप तीर के चिन्ह नहीं लगाते हैं तो ये प्रदर्शित नहीं होगा कि कौन सी किरण टकरा रही है और कौन सी वापस लौट रही है। तो यहाँ पर प्रकाश किरणों के मार्ग को दर्शाने के लिए हमें तीर के चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तो देखिए MN एक समतल दर्पण, OP अभिलंब। अब देखिए ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बन रहा है। ये इस कोण को हमने I से प्रदर्शित किया है। तो I बराबर कोण AOP। यह है आपतन कोण। इसी प्रकार R, B
ओ पी, कोण बी ओ पी, यह है परावर्तन कोण। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आप, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। पहले आप चित्र में देख रहे थे ना, I बराबर R, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। आप देखेंगे, ये पहले का चित्र देखिए आप, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम I बराबर R। इस प्रकार ये नियम हमने चित्र के द्वारा समझे। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है। प्रकाश वाले पाठ में ये प्रतिबिंब शब्द बार बार उपयोग में आएगा। प्रतिबिंब क्या है? जब किसी भी पदार्थ से किरणें निकलकर टकराती हैं और टकराकर जब वो वापस लौटती हैं, तो जहाँ भी दो किरणें कम से कम मिलेंगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दो किरणें जहाँ मिलती हैं या वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। बिंब का क्या बनता है? प्रतिबिंब। वस्तु को हम बिंब भी कह सकते हैं। तो जो प्रतिबिंब है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी भी कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब, कहीं कहीं पर किरणें वास्तव में आकर मिलती हैं और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, और आप आगे जाकर देखेंगे प्रतिबिंब बनाना। जब प्रतिबिंब बनेंगे तो हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं और इनको हम पर्दे पर ले सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, वहाँ किरणें मिलती नहीं है, किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं और उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और ये प्रतिबिंब सीधे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। वही समतल दर्पण जिसका हम रोज दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। देखिए आप, एक समतल दर्पण है, ये पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, ये इससे प्रकाश किरणें जब इससे टकराती हैं निकलकर ये इस दर्पण से, और ये देखिए एक किरण ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, और ये टकराने के पश्चात इसी माध्यम में देखो ये वापस लौट रही है, ये भी इसी मार्ग से वापस लौट रही है। तो ये किरणें कभी तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये उसी माध्यम में वापस लौट रही हैं। एक किरण यहाँ जा रही है और एक किरण यहाँ जा रही है, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हम इन किरणों को ऐसा देख रहे हो ना आप, डैश के द्वारा हम पीछे की ओर लाते हैं, तो यहाँ से ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो समतल दर्पण में जो वस्तु का बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये आभासी होगा और ये पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, और ये उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दर्पण के सामने, जितनी दूरी वस्तु की है उतना ही प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनेगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिबिंब में और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमेशा प्रतिबिंब इसका सीधा बनेगा, वस्तु के, आप रोज देखते हो ना, आपके बराबर ही प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से समान दूरी पर बनेगा। और पार्श्व परिवर्तित, पार्श्व परिवर्तित का मतलब है आप आईने में जब देखते हो तो आपका दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। इसको हम कहेंगे पार्श्व परिवर्तित। अभी तक हमने देखा समतल दर्पण, समतल मतलब प्लेन रहता है और पॉलिश होता है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय मतलब उसका जो एक हिस्सा है वो थोड़ा सा गोल होना चाहिए। कोई भी परावर्तक पृष्ठ हो, गोलीय हो। अब जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण बनाते कैसे हैं? एक खोखला गोला होता है कांच का, और इसको हम एक और पॉलिश कर देते हैं। जैसे मान लो हमने इस ओर
इस ओर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, या अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। तो ये मान लो MN है, इस गोले को हम काट लें पॉलिश करने के बाद या पॉलिश करने के पहले। इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि ये MN मान लो एक दर्पण बना लिया, तो इसका जो मध्य बिंदु है P, ये कहलाएगा ध्रुव। P क्या कहलाएगा, ध्रुव। और उसके बाद ये MN क्या हो गया, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण हमने जिस गोले से काटकर बनाया है उस गोले का केंद्र ये C, इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। हमें ये सारी परिभाषाएं लिखना है। और इस प्रकार ये ध्रुव और वक्रता केंद्र C, इसके बीच की दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। इसको हम R से प्रदर्शित करेंगे। और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव का बीच का हिस्सा कहलाता है मुख्य फोकस। ये इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करेंगे। और ध्रुव और फोकस, इसके बीच की दूरी, फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार गोलीय दर्पण हम किसी गोले से काटकर बना सकते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आप कैसे जानेंगे कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है? ये हमने गोले को काटा, गोले को काटने के बाद उसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दिया। ये आप देख रहे हैं ना, ये पॉलिश है। तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो धंसा हुआ होगा, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ, यहाँ से परावर्तन की क्रिया होगी। तो ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में धंसी हुई सतह पर पॉलिश कर दिया और जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो उभरा हुआ होगा। इस प्रकार ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस अवतल दर्पण में क्या है? मुख्य अक्ष। आप देखेंगे कि ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्रुव से एक हम और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, ये वाली, ये इसका कहलाती है मुख्य अक्ष। ये देखिए आप, P और C को जो रेखा मिला रही है वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर तो आप जानते हैं ना, वो किरणें जो आपस में कभी टकराती नहीं है। ये देखो, ये किरण, ये किरण, ये किरण, ये सब मुख्य अक्ष के क्या है? समानांतर। ये किरणें, ये वस्तु है A और B जो कि अनंत पर रखी हुई है। अनंत मतलब बहुत दूर। तो ये किरणें समानांतर हैं और ये टकरा रही हैं। देखना आप दो किरणें भी ले सकते हैं, एक किरण ये टकरा रही है और एक किरण ये टकरा रही। टकराने के बाद ये यहाँ से ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, देखना ये इस बिंदु से होकर गुजर रही है, ये किरण भी इस बिंदु से होकर गुजर रही है, ये प्रकाश की किरण भी इस बिंदु से। तो ये बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। ये आपको एरो के चिन्ह बने हुए हैं। ये जो नोक है इसका मतलब है ये यहाँ से किरण आ रही है इस दिशा में। आप यहाँ देखिए तीर की नोक, ये टकरा के इस दिशा में। तो ये बिंदु कहलाएगा कैपिटल F, यानी कि मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन से मतलब टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का मुख्य फोकस, जिसे कि हम F से प्रदर्शित करते हैं। ये था अवतल दर्पण में। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या है? प्रकाश, देखिए यहाँ ये उत्तल दर्पण है। क्या अंतर है इसमें और इसमें? यहाँ पर धंसी हुई सतह से परावर्तन की क्रिया हो रही है, पॉलिश यहाँ है, यहाँ पर उभरी हुई सतह से परावर्तन की क्रिया हो रही है। तो यहाँ देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये P से ये पूरा मुख्य अक्ष है। ये इसके समानांतर आने वाली किरणें यहाँ ये आती हैं और यहाँ से टकराने के बाद ये उसी माध्यम में वापस लौट रही हैं। तो ये किरणें जो लौट रही हैं ये कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन हमें मिलती हुई, ये देखिए ये हमने डैश डैश के द्वारा बताया है, ये मिलती हुई पीछे
ये प्रतीत होंगी तो निर्देशित होंगी, हमें ऐसा लगेगा ये किरणें ऐप से निकल रही हैं, तो इस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। धन्यवाद।